नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर में। और आज के इस वीडियो में हम कारकांशा के बारे में पढ़ेंगे। कारकांशा के बारे में देखेंगे कि कैसे ये एस्ट्रोलॉजी का वो खास हिस्सा है जो हमें पुस्तकों में बताया गया है। आज जो चैप्टर कवर करूंगा वो बृहत्पराशर होरा शास्त्र के बेसिस पे करूंगा, लेकिन दूसरे पुस्तकों में भी इसका जिक्र आपको मिलता है कि कारकांशा का इंपॉर्टेंस क्या है, कारकांशा को आप प्रेडिक्शन के लिए कैसे यूज करोगे मॉडर्न टर्म्स में, क्योंकि जो पुस्तकें हैं वो हजारों सालों पहले लिखी गई हैं। तो कई बार कई सारे लोग पूरा पुस्तक पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद भी उनके प्रेडिक्शन में, उनके समझ में थोड़ी कमी रह जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कारकांशा होता क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसे बृहत्पराशर होरा शास्त्र में किस तरीके से बताया गया है। अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो पॉज करके कर लीजिए, फिर वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, कारकांशा क्या होता है। कारकांशा वो राशि होती है नवमांश चार्ट में, वो राशि, वो भाव होता है जिसमें आत्मकारक बैठा होता है, जिसमें आत्मकारक ग्रह जो है आपकी कुंडली का, आपकी लग्न कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह है, वो आत्मकारक ग्रह नवमांश कुंडली में जाके जिस राशि में बैठेगा वो राशि कारकांश राशि बनेगी और वो भाव कारकांश भाव बनेगा या कारकांश लग्न बनेगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया। जिसको नहीं पता है नवमांश कुंडली क्या होती है या आत्मकारक क्या होता है, तो उससे मैं कहना चाहूँगा कि अभी आप ज्योतिष में बहुत ज़्यादा नए हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियो से नवमांश कुंडली के बारे में और आत्मकारक के बारे में पहले सीख सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो आत्मकारक लग्न कुंडली में वह ग्रह होता है जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है। जब लग्न कुंडली में राशि को 9 भाग में बराबर आप बांटोगे तो उसमें उस जो नौ हिस्से हुए वो होता है नवमांश, एक एक जो हिस्सा होता है, समझ रहे। फिर उन 9 हिस्सों के हर राशि का जो 9 हिस्सा किया गया है उसके आधार पे, उसमें ग्रह जहां प्लेस है उसके आधार पर हम नवमांश चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ गया कारकांशा क्या होता है। फिर से बता देता हूँ, आत्मकारक जो ग्रह है वो नवमांश चार्ट में जिस राशि में बैठता है, जिस भाव में, उसको कारकांशा लग्न बोला जाता है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इसका जिक्र हमको चैप्टर 33 में देखने को मिलता है। और आत्मकारक के अलावा भी और कारक होते हैं जो कि हमें बताए गए हैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र में ही। उसके बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने एक स्लाइड बना के रखा है ताकि उनके बारे में आपको जानकारी रहे। आत्मकारक जैसे कि जो सबसे ज़्यादा डिग्री ग्रह होता है वो आत्मकारक होता है, जिसके जरिए हम अपने बारे में देखते हैं, अपनी आत्मा के बारे में, अपने शरीर के बारे में, उससे जुड़ा जो चीज़ होता है वो आत्मकारक होता है, सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह कुंडली में। उसी प्रकार से सेकेंड हाईएस्ट डिग्री अमात्य कारक होता है, थर्ड हाईएस्ट डिग्री भातृकारक होता है, और इसी प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मातृकारक, पितृकारक, पुत्रकारक, ज्ञाति कारक और स्त्री कारक। कई लोग स्त्री कारक को धरा कारक भी बोलते हैं। और उसके जरिए हम क्या क्या देखते हैं वो भी स्लाइड में ही उनके नीचे में मैंने लिख रखा है। जैसे अमात्य कारक से करियर देख सकते हो आप, भातृकारक से आप भाई बहन देख सकते हो, मातृकारक से अपनी मदर और अपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के बारे में जो देख सकते हो, अपने कंफर्ट के बारे में, अपने इमोशन के बारे में, ये सब मैंने नीचे लिख रखा है, हाईलाइट कर रखा है, आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कारकांशा के बारे में। तो सपोज कीजिए जो भी आपका आत्मकारक ग्रह है, हर किसी की कुंडली में आत्मकारक ग्रह अलग अलग होगा, तो हम ये देखेंगे कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र में क्या बताया गया है कि किस इंसान का कौन सा कारकांश होगा, तो क्या पॉइंट आपको देखने को मिलेगा और क्या हाईलाइट किया गया है बृहत्पराशर होरा शास्त्र में, ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक है उसमें। सपोज कीजिए आपका आत्मकारक कोई भी एक ग्रह है, कोई भी हो सकता है, किसी का आत्मकारक सूर्य हो सकता है, किसी का आत्मकारक गुरु हो सकता है।
अगर वो नवमांश कुंडली में मेष राशि में जाके बैठता है, यानी कि जो मेष राशि है नवमांश कुंडली का, मान के चलिए वो आपका करकांशा बन जाता है, तो ऐसे केस में आपको बिल्ली और चूहे से बहुत ज़्यादा परेशानी होने देखने को मिलेगा, ऐसा ऋषि बताते हैं। और उसी के साथ अगर जो आपका आत्मकारक है वो खुद एक मेलेफिक प्लैनेट है, यानी कि सपोज कीजिए शनि आपका आत्मकारक है, या फिर राहु केतु वैसे आत्मकारक होते नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि राहु आत्मकारक हो सकता है, केतु का तो खैर जिक्र नहीं मिलता, लेकिन राहु का मिलता है। लेकिन अक्सर उन लोग को नहीं गिना जाता, अक्सर जो कारक ग्रह होते हैं उनमें राहु केतु को छोड़ दिया जाता है। तो सपोज कीजिए शनि या मंगल आपके आत्मकारक हैं और वो जाके मेष राशि में बैठ जाते हैं नवमांश चार्ट में, तो वो आपका कारकांशा बन जाता है। तो आप और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीड़ित रहेंगे बिल्ली और चूहों से, ठीक है। बिल्ली और चूहे आपके घर में आ जा रहे हैं, गंदगी फैला के चले जा रहे हैं, अपना मल मूत्र छोड़ के चले जा रहे हैं। अगर आप लोग को याद होगा तो हमारे इतिहास में जो सबसे भयंकर बीमारियां फैली हैं, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जो भयंकर बीमारियां फैली है किसी जानवर की वजह से, वो चूहे की वजह से। एक साथ अरबों अरबों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग जो मरे हैं वो सिर्फ चूहों की वजह से मरे। भयंकर जो बीमारियां फैली हैं, अगर आप इतिहास में पढ़ोगे, सबसे बड़ी बीमारियां जो कई बार ज्योतिष में कहा जाता है हर 200 साल 100 साल में जो एक बहुत बड़ा जो प्लेग आता है, तो ज़्यादातर ये चूहों की वजह से बहुत आया हुआ है। तो चूहे बिल्लियों की वजह से परेशान रहेगा वो इंसान जिसके करकांशा मेष लग्न का करकांशा जिसका होगा, यानी कि आत्मकारक का नवमांश चार्ट में मेष लग्न में बैठ जाएगा, मेष राशि में बैठ जाएगा। और ये इफेक्ट बढ़ जाता है जब वो मेलेफिक प्लैनेट हो, यानी आपका आत्मकारक मेलेफिक प्लैनेट हो। इसके अलावा और भी बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मेन हाईलाइटेड जो पॉइंट है बृहत्पराशर होरा शास्त्र में, जो पुस्तक मैं कवर करता हूँ, जो पुस्तक में पढ़ाता हूँ, उसमें ये पॉइंट बताया गया है। उसी तरीके से अगर आपका जो आत्मकारक ग्रह है वो वृषभ राशि में बैठ जाता है नवमांश चार्ट के अंदर, यानी कि वृषभ राशि नवमांश चार्ट के अंदर आपका करकांशा बन जाता है, तो आपको जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स यानी कि गाय बैल जो पालते हैं, बकरी पालते हैं, चार पैर वाले जो जानवर होते हैं, उनके जरिए आपको समृद्धि मिलेगी। ये जिस समय का बुक है, पुस्तक है, उस समय यही सब इम्पोर्टेंट्स होता था, तो इसलिए यही सब छोटे छोटे प्रेडिक्शंस ऋषि मुनियों ने लिखे हुए हैं जो उस समय के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था। उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना कॉम्प्लेक्स जिंदगी नहीं था, मिनिमलिस्टिक जिंदगी था। लोगों को खाना पीना रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा किसी चीज़ से मतलब नहीं होता था। आज तो रोटी कपड़ा और मकान बेसिक चीज़ होता है, और वहाँ से तो ज़रूरत शुरू होता है, लेकिन उस समय में ज़रूरत ख़त्म होता था वहाँ। तो बता रहे हैं कि आपको जो समृद्धि आएगा, यानी आपके घर में घोड़े या गाय या बैल या बकरी होंगे, चार पैर वाले कोई जानवर होगा, तो आज के टाइम पे इससे आप किसी के प्रोफेशन का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई हो सकता है किसान हो, कोई डेयरी हो, किसी के पास डेयरी ना हो कि किसी के पास अस्तबल हो, या किसी का अपना प्राइवेट जू हो। कुछ आप इस तरीके से आप पैटर्न देख सकते हो, उस तरीके से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आपको कहाँ से पैसे आ सकते हैं, कहाँ से आपको हैप्पीनेस फुलफिलमेंट आ सकता है, इस तरीके से। उसी प्रकार से अगर आत्मकारक मिथुन लग्न में जाके बैठ जाए, मतलब मिथुन राशि में जाके बैठ जाए नवमांश चार्ट के, तो मिथुन राशि आपका करकांशा लग्न बन जाता है। इसके आगे मैं पॉइंट बताने से पहले आपको एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ऋषि मुनि ने बताया है कि जो पराशर ऋषि उन्होंने बताया है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है हमारे चार्ट में, वो जिसको ओवरराइट करना बहुत मुश्किल होता है, जो ग्रह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह होता है स्ट्रेंथ वाइज, वो आत्मकारक होता है। यानी कि आत्मकारक नवमांश चार्ट में जिस भी राशि में बैठेगा, यानी जिस भी राशि में बैठेगा वो होता है करकांश राशि, ठीक है, यानी कि करकांश लग्न वो सेकंड हाईएस्ट इंपॉर्टेंट लग्न होता है ज्योतिष में। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लग्न होता है आपका लग्न कुंडली का लग्न, और सेकंड इंपॉर्टेंट लग्न होता है नवमांश कुंडली का करकांशा लग्न, ठीक है। ये दो को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आपका आत्मकारक ग्रह नवमांश कुंडली में मिथुन राशि में बैठ जाता है,
यानी कि नवमांश कुंडली का जो मिथुन राशि वाला भाव है वो आपका कारकांशा लग्न बन जाता है। ऐसे केस में आपको स्किन से जुड़ी बीमारी या स्किन खुजली की दिक्कत, इस तरीके की परेशानी हो सकती है, ऐसा हमें बृहत्पराशर होरा शास्त्र में बताता है। और ऑब्वियसली बात है, जैसा कि ऋषि ने पहले भी जिक्र किया है, अगर ये आत्मकारक ग्रह एक मैलेफिक ग्रह होगा तो ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसी तरीके से अगर आपका आत्मकारक कर्क राशि में बैठ जाता है नवमांश कुंडली के अंदर, तो आपको पानी से डर लगेगा या फिर आप समुद्र से, तालाब से, कुएं से डर लगेगा। ऐसे लोग हो सकता है कि नहाएंगे कम या पानी कम पिएंगे या उनको गीला होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इस तरीके से भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि पानी से डर मतलब बहुत हाई हाइड्रोफोबिया, आपको उनके छोटे छोटे बिहेवियर में पानी से दूरी बनाना दिखेगा। हो सकता है उनको डर ना लगे कॉन्शियसली, लेकिन उनको नहाना पसंद ना आए, उनको गीला होना पसंद ना आए, वो गुस्सा हो जाए अगर कोई उन पे पानी छिड़के, वो पानी कम पीते हों अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। इसी तरीके से जो मिथुन राशि वाला जो था स्किन प्रॉब्लम, उसको आप इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि स्किन में दिक्कत, स्किन में दाग धब्बे होना, इस तरीके की से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। ये सभी हज़ारों साल पहले लिखे गए हैं, तो उसको आपके ऊपर है, ये आप इसको इंटरप्रेट कैसे करते हो मॉडर्न टाइम्स में। ठीक है, आपके समझदारी के ऊपर है, आपके क्लाइंट के ऊपर है कि जिसका आप कुंडली देखोगे कि उसके चार्ट को आप कैसे इंटरप्रेट इन लॉजिक से। उसी प्रकार से अगर आपका आत्मकारक का नवमांश कुंडली के सिंह राशि में होगा, तो फिर आपको शेर से डर लगेगा, या जंगल में जो खूंखार जानवर होते हैं उनसे आपको डर लगेगा। आपको उनको देखने का शौक नहीं होगा कि जिस तरीके से कई लोगों को होता है कि मुझे शेर देखना है, मुझे भालू देखना है, भालू देख के जो फैसिनेट हो जाते हैं, उस टाइप से आपको कोई ऐसा फीलिंग नहीं होगा। आपको उनसे डर रहेगा, आप कोशिश करोगे कि जितना दूरी बनाया जा सके बेहतर है। उसी प्रकार से अगर कन्या राशि, नवमांश कुंडली की कन्या राशि में अगर आपका आत्मकारक है, तो आपको आग से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको खुजली से जुड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, और साथ ही साथ आपको मोटापे की भी दिक्कत हो सकती है। उसी प्रकार से अगर आपका आत्मकारक का नवमांश चार्ट के तुला राशि में, यानी कि तुला राशि आपका कर्कांशा लग्न है, ऐसे केस में आप बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हो। आपके पास स्किल हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग स्किल हो सकता है किसी प्रकार के कपड़े या सामान को बनाने का। अगर आपका जो आपका जो आत्मकारक है वो अगर वृश्चिक राशि में है नवमांश चार्ट के, तो ऐसे केस में आपको सांप से दिक्कत हो सकता है। आपको कहीं सांप से डस ले, या बार बार आपके घर में सांप आने लगे, या हो सकता है कि आपको मिल्क से जुड़ा कोई दिक्कत हो। आजकल लोग बहुत होते हैं जिनको मिल्क से एलर्जी होती है, यहाँ लिखा गया है कि अगर वृश्चिक राशि में आपका आत्मकारक है तो आपको अपनी माता के स्तन से दिक्कत होगा। लेकिन हो सकता है इसका ये डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन भी सही हो, लेकिन मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ इसका हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन ये हो कि आपको मिल्क से दिक्कत हो, यानी कि आपको दूध नहीं पीना चाहिए, या दूध पीने पे आपको हो सकता है एलर्जी होती हो, गैस बनता हो, या आपके जो हेल्थ है उसको डैमेज होता हो। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस निकलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें लोगों को मिल्क से, और विदेश में तो बहुत ज़्यादा, इंडिया में तो फिर भी लोग आसानी से दूध पचा लेते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर ज़्यादातर देशों में दूध से लोगों को एलर्जी होती है। तो इस तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। और हो सकता है कि इसमें स्नेक के अलावा, यानी कि सांप के अलावा दूसरे जहरीले जीव जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि ज़मीन के अंदर रहने वाले चीज़ों की राशि है, तो आप ज़मीन के अंदर रहने वाले चीज़ों से, कीड़ों से, जहरीले कीड़ों से हो सकता है आपको दिक्कत रहे, आपके घर में निकले, आपके आसपास विचरे। इस तरीके से परेशानी आपको देखने को मिल सकती है बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, और मेरे मॉडर्न टाइम में इंटरप्रिटेशन के अनुसार। यानी कि लिखा तो कम है, लेकिन मैं आज के समय में उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है ये मैं
आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उस तरीके से यूज़ कर पाए प्रेडिक्शन के टाइम पे। उसी प्रकार से अगर आपका आत्म कारक धनु राशि में है नवमांश चार्ट के, तो आपको ऊंचाई से डर रहेगा या ऊंचाई से गिरने का डर रहेगा, या तो हो सकता है आपको खतरा रहेगा कि आप ऊंचाई से गिर जाओ, गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी से डर लगेगा, स्पीड चलाने से गाड़ी से एक्सीडेंट होने का डर लगेगा। मैंने अपने रियल लाइफ में ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ लोग गाड़ी इसलिए चलाना नहीं सीखते कि उनको एक्सीडेंट होने से डर लगता है, या उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरते हैं गाड़ी से, तो वो अपने बच्चे को गाड़ी चलाने सीखने ही नहीं देते, या चलाने देते ही नहीं, या गाड़ी खरीदते ही नहीं। ये रियल लाइफ केस है जो मैंने अपने फैमिली में देखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर मकर राशि में है आपका आत्म कारक नवमांश चार्ट के अंदर, नवमांश कुंडली के अंदर, यानी कि मकर राशि बन जाता है आपका कारकांशा लग्न, और ऐसे केसेस में आपको पानी से फायदा हो सकता है, लिक्विड से फायदा हो सकता है, समुद्र से फायदा हो सकता है। ये हमको बताया जाता है बृहत पराशर होरा शास्त्र में। शंख से फायदा होता है, मोती से, यानी कि पानी से जुड़े चीजों में, पानी में जो हमको मिनरल्स मिल रहे हैं, पानी में जो खजाना मिल रहा है, पानी में जो जीव मिल रहे हैं, या लिक्विड जैसे चीजों से आपको फायदा हो सकता है। तो इसके इन सभी के जरिए आप प्रोफेशंस का प्रेडिक्शन कर सकते हो, या फिर अगर आपको पास कोई प्रोफेशन के लिए कंसल्ट करने आए कि क्या करना मेरे लिए ठीक होगा, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। उसी प्रकार से अगर कुंभ राशि में किसी का आत्म कारक है, तो वो जो इंसान होगा वो पानी की टंकियां बनाएगा दूसरों के लिए, और सिर्फ पानी की टंकियों नहीं, यहाँ पानी की टंकियों का जिक्र है, लेकिन हो सकता है पानी की टंकी के अलावा किसी दूसरे चीज़ें भी बनाए, यानी एक बिल्डर बने, घर बनाए, या पहले तो सिर्फ घर बनाते थे, आज के समय में मशीनरी बना सकता है। पहले इतना सब टेक नहीं होता था, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग होता था, और बहुत कम लेवल पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता था, बहुत कम लेवल पे, ज़्यादातर सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग। आज तो इतने प्रकार की इंजीनियरिंग है और इतने प्रकार के कंस्ट्रक्शन है, तो फिर अलग अलग प्रकार का हो सकता है कंस्ट्रक्शन करे, ये बोलने का इसका मतलब है। सिमिलरली जो मीन राशि में अगर आपका आत्म कारक हो नवमांश कुंडली के अंदर, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपका जो आत्मा है, यानी आप जो खुद हो, क्योंकि आत्म कारक आप खुद हो, आपको मोक्ष का लालसा होगा। आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ का उतना मतलब नहीं होगा जितना आप अध्यात्म में, आप जितना अंदर रहोगे, भगवान के जितना करीब रहोगे। हो सकता है कि आप मंदिर ना जाते हो, मंत्रों का जाप ना करते हो, पूजा पद्धति पालन ना करते हो, लेकिन फिर भी आप भगवान के निकट अपने आप को महसूस करोगे जितना कोई दूसरा ये पूजा पद्धति ये सब करने वाला महसूस ना करे। आपका आत्मा भगवान को से ज़्यादा करीब आपको महसूस होगा। ये हमें ऋषि पराशर बता रहे हैं इन सभी आत्म कारकों के श्लोकों के बारे में, कारकांशा लग्न के बारे में। कारकांशा लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे जब बढ़ते हैं तो ऋषि हमको बताते हैं, सपोज कीजिए कारकांशा लग्न में अगर सूर्य बैठ जाए, यानी कि हो सकता है कि आपका आत्म कारक जो है वो खुद सूर्य हो, या आपका आत्म कारक जिस राशि में बैठा हो उस राशि में आत्म कारक के साथ अगर सूर्य बैठ जाए तो क्या होगा। तो इसको बताते हुए हमारे जो ऋषि हैं वो बता रहे हैं कि जो जातक होगा, जातक राजा की जैसे जिंदगी जिएगा, और राजा जैसे जिंदगी जीता है उस तरीके से जिंदगी जिएगा, लोगों की सेवा करेगा और समाज में उसका नाम होगा। ये राजा बता रहे हैं। और आज के समय में क्या, राजा तो होता नहीं है इंसान, क्योंकि आज के समय में डेमोक्रेसी, तो हो सकता है आप बोल सकते हो कि सरकारी अफसर बने, सरकारी अफसर ना बने तो नेता बने, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, संविदा में सरकारी जॉब कर ले, या फिर फेमस हो जाए, या लोगों अगर वो नेता भी नहीं है और सरकारी नौकरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में उसका ऐसा पद है कि लोग, आसपास के लोग उसी के पास आते हैं अपने समस्या लेके हल के लिए, उसको सम्मान देते हैं। इंडिपेंडेंट इंसान है कि दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है अपने नीड्स के लिए। तो इस तरीके का इंसान हो सकता है मॉडर्न टर्म्स में। उसी प्रकार से चंद्र के बारे में बताते हैं कि चंद्र भी इसी तरीके से जीवन जिएगा, लेकिन ये इंजॉय करेगा प्लेजर्स, यानी कि जो उसको सुख सुविधा मिलता है, उसको सुख सुविधा में बहुत मजा आएगा। सुख सुविधा, गाड़ी में बैठना, गाड़ी में घूमना, महंगा खाना, एसी हवा लेना, जितने हमारे लग्जरीज हैं उसका इस्तेमाल करने में उसको मजा आएगा, उसका मौका मिलेगा। एक पढ़ाई लिखाई करने वाला भी व्यक्ति होगा, ऐसा बताते हैं।
क्योंकि आत्म कारक हमारी आत्मा को दिखाते हैं, तो चंद्र की बहुत सारी क्वालिटीज़ आप ले सकते हो, जैसे कि फिकल माइंडेड होगा, खूबसूरत होगा, ये सब आप ले सकते हो। उसी प्रकार से अगर मंगल आपका आत्मकारक है या आपके आत्मकारक साथ बैठा है नवमांश चार्ट में, तो आप बोल सकते हो कि इंसान योद्धा होगा। अब योद्धा रियल ऐसे हो नहीं सकता पहले के ज़माने के जैसा, तो अभी योद्धा को टर्म्स में हम क्या ले सकते हैं, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब हो सकता है। या इस तरीके का योद्धा होना ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि वो मोबाइल गेम्स खेलना, क्योंकि आज के समय मोबाइल गेम एक करियर है। मोबाइल गेम में योद्धा होना एक करियर। उसी प्रकार से सिर्फ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जरूरी नहीं है। योद्धा सिर्फ लड़ने वाला नहीं होता जो भाले से लड़े, योद्धा वो भी होता है जो अपने किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए समाज से लड़े, किसी और से कोर्ट में लड़े। समझ रहे हो, ये सब योद्धा के अंदर आते हैं। मॉडर्न टर्म्स में आप ये सब इंटरप्रेट कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर बुध आपका आत्मकारक है, आपके आत्मकारक साथ बैठा है नवमांश चार्ट में, तो आप बोल सकते हो कि बातचीत करने में, स्किल्स में बहुत माहिर होगा, इंटेलिजेंट होगा, एजुकेटेड होगा। अगर गुरु है तो आप बोलोगे कि न्याय प्रिय होगा, धर्म प्रिय होगा, उसको शास्त्रों की जानकारी होगी और बहुत लंबी जीवन जिएगा, हेल्दी जीवन जिएगा। नवमांश चार्ट में अगर आपके आत्मकारक के साथ गुरु बैठा है तो, ठीक है। उसी प्रकार से अगर जो शुक्र है वो बैठा है आपके आत्मकारक के साथ कारकांशा लग्न में, तो आपको बहुत सारे प्रेमी देगा और बहुत सारे आपको लग्जरी भोगने का मौका मिलेगा, कि महंगे कपड़े पहनने का मौका, अच्छे खाने पीने का मौका, घूमने फिरने का मौका आपके जीवन में आएगा। उसी प्रकार से अगर शनि बैठा है आपके आत्मकारक के साथ नवमांश चार्ट में, तो जो इंसान है वो कन्वेंशनल या कंजर्वेटिव जो वो होते हैं प्रोफेशंस होते हैं, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। कंजर्वेटिव प्रोफेशंस मतलब कि मिट्टी का काम करने वाला, चमड़े का काम करने वाला, या पुराने समय से लोहे का काम करने वाला, बर्तन का काम करने वाला, ज़मीन से जुड़ा काम करने वाला, खेती, ये सब जो ट्रेडिशनल काम है जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये काम करने वाला आपको मिल सकता है। उसी प्रकार से अगर राहु या केतु बैठे हैं आपके आत्मकारक के साथ नवमांश चार्ट के अंदर में, तो हो सकता है कि ये आपको सैनिक बना दे, आपको एक सैनिक बना दे, मैकेनिक बना दे, लो लेवल मैकेनिक बना दे, या आपको जिसको बैगा बोलते हैं हमारे तरफ जो लोकल एरिया में, यानी कि जो लोग के पास ना हमारे लोकल एरिया में जाते हैं, अगर कोई बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर्स नहीं, मतलब ट्राइबल डॉक्टर्स जिनको जहर का बहुत नॉलेज होता है या छोटे मोटे जड़ी बूटियों का नॉलेज होता है, इस टाइप के डॉक्टर्स आप बन सकते हो। उसी प्रकार से महावत बन सकते हो, क्योंकि ये पुराने प्रिडिक्शंस है। तो ये सब बता रहे हैं कि अगर राहु केतु बैठा है आत्मकारक के साथ, तो ऋषि बता रहे हैं कि आप एक धनुर्धारी बन सकते हो, आप एक मैकेनिक बन सकते हो, यानी कि जो छोटा मोटा मशीन बनाता हो, उस समय में छोटा मोटा मशीन मतलब चक्का बनाता हो, घड़ी बनाता हो, इस टाइप का उसको नॉलेज होगा, कि जहर के बारे में नॉलेज होगा, उसका इलाज करने के बारे में। कि अगर केतु बैठा है तो वो हाथियों का देखभाल करता होगा, जिसको शायद महावत बोलते हैं हिंदी में। उसी प्रकार से चोर हो सकता है, ये बता रहे हैं ऋषि। तो इसको आप अपने हिसाब से मॉडर्न टाइम्स में इंटरप्रेट करके अपने प्रोडिक्शन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो में कहीं भी स्किप मत करिएगा, या वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा ये सोच के कि वीडियो बोरिंग हो रहा है, यहाँ इसके आगे जो भी है ये सब दूसरे वीडियो में सुना हुआ हूँ, क्योंकि उसके आगे हो सकता है मैं ऐसा कुछ बोलूँ जो आपको ना पता हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, छोटा सा वीडियो है। धन्यवाद। तो हमारे जो ऋषि हैं वो बताते हैं कारकांशा जो लग्न है, जो कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग्न है ज्योतिष में, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग्न है ज्योतिष में, उस लग्न से दूसरे भाव में अगर शुक्र और मंगल हो तो व्यक्ति दूसरी की पत्नी के पास जाता है, जब अगर उस पर गुरु की दृष्टि नहीं है तो। और गुरु की जो दृष्टि पड़ जाती है तो उसके अंदर जो बुरा इफेक्ट पड़ने वाला था उसको ख़त्म कर देता है, उस बुरे इफेक्ट को अच्छा इफेक्ट लाता है।
लेकिन अगर राहु बैठ जाए या राहु की दृष्टि आ जाए सेकंड भाव में, कारकांशा लग्न से सेकंड में, तो आपके धन की हानि होती है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर तीसरे भाव में हम देखें, तीसरा भाव जो है कारकांशा लग्न से तीसरा भाव जो है, अगर वहाँ एक मेलेफिक बैठ जाए यानी कि पाप ग्रह बैठ जाए, तो इंसान ताकतवर होता है, ब्रेव होता है। लेकिन अगर एक बेनिफिक बैठ जाए तो आदमी जेंटल होता है। ठीक है, थोड़ा डरपोक किस्म का या थोड़ा संभल के चलने वाला, स्किल्ड होगा। लेकिन तो इस प्रकार से प्रिडिक्शन। फिर चौथे के लिए प्रिडिक्शन है कि अगर शुक्र और चंद्र बैठ जाए तो जो व्यक्ति है वो खुद का मकान बनाएगा, खुद के महल होंगे, उसके पत्थरों के बड़े बड़े घर होंगे। लेकिन राहु और शनि बैठ जाए तो मिट्टी का घर होगा, छोटा घर होगा, पुराना घर होगा, उतना अटेंशन सीकिंग घर नहीं होगा। और अगर गुरु बैठ जाए तो लकड़ी का घर होगा, अगर सूर्य बैठ जाए तो घास का घर होगा, ऐसा ऋषि बोल रहे हैं। उसी प्रकार से अगर सातवें भाव में यानी कि कारकांशा लग्न के जस्ट अपोजिट सातवें भाव में अगर चंद्र और गुरु बैठ जाए तो बहुत सुंदर पत्नी या बहुत सुंदर पति मिलेगा, जो कि समझदार भी होगा। अगर शुक्र बैठ जाए तो बहुत कामुक पत्नी या कामुक पति मिलेगा, जो कि घर में प्रेम भावना बरकरार रखेगा। अगर बुध बैठ जाए तो जो पत्नी या पति मिलेंगे वो बहुत पढ़े लिखे, जिनके पास बहुत सारे स्किल होगा या जिनको बिजनेस करने आता होगा, ऐसा पार्टनर मिलेगा। अगर सूर्य बैठ जाए तो जो पति या पत्नी मिलेंगे वो मटेरियलिस्टिक होंगे, लोगों के मदद करने वाले होंगे, उनको पुराना ज्ञान होगा, इतिहास का उनको ज्ञान होगा। और वो इतिहास का ज्ञान होते हुए भी जो करंट टाइम है उससे उसके ग्राउंड रियलिटी को जानने वाले इंसान होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मंगल बैठ जाए सातवें भाव में, कारकांशा लग्न के सातवें भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो फिर जो जातक है उसको एक पत्नी मिलेगी जो वो भी पुराने ज्ञान को यानी कि शास्त्रों के ज्ञान को, इतिहास के ज्ञान को या पुराने किसी विद्या को सीखी होगी, जिसके पास ज्ञान होगा, महारत हासिल होगा। इसके अलावा आप मंगल की क्वालिटीज़ भी ले सकते हो कि हो सकती है झगड़ालू हो सकती है पुलिस में हो या यंग हो, स्पोर्ट्स में हो, इस तरीके से आप ले सकते हो। अगर शनि बैठा है सातवें में, कारकांशा लग्न के सातवें में बैठा है, तो फिर आप बोल सकते हो कि आपसे उम्र में बड़ी आपको पत्नी मिल सकती है, बीमार पत्नी मिल सकती है। राहु बैठा हो तो हो सकता है कि आपको किसी विधवा से शादी हो जाए। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया गया है। यानी बेहतर होगा कि कोई बेनिफिक बैठा हो सातवें में, ये हम मान के चलते हैं कारकांशा लग्न से। उसके बाद अगर हम कारकांशा लग्न से पांचवें और 10वें भाव को देखें तो पांचवें भाव के बारे में बताया गया है कि पांचवें भाव में यानी कारकांशा लग्न से पांचवें भाव में अगर गुरु और चंद्र बैठ जाए तो इंसान एक लेखक बनता है, जिसको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, जो पढ़ाता है, टीचर बनता है। अगर शुक्र बैठ जाए तो वो भी एक लेखक बनता है, लेकिन एक सामान्य लेखक। अगर बुध बैठ जाए तो लिखता तो है लेकिन उसके पास लेखक वाली वो क्वालिटी नहीं होती है जो गुरु चंद्र शुक्र के पास था, उसका लेख पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर गुरु अकेला बैठ जाए तो उसको भी बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, वेदों के बारे में नॉलेज होगा, लेकिन वो दूसरों को बताने में, बोलने में उसके पास हो सकता है उतना क्वालिटी ना हो, उतना आसानी से ना बता पाए। यानी कि जरूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट हो तो वो दूसरे को समझा भी उतने अच्छे से पाए। ज़्यादातर इनमें पांचवें भाव में पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ें इसलिए बताई गई हैं क्योंकि ये हजारों साल पहले ना उस समय टीवी वगैरह नहीं होते थे। आज के समय में पांचवें भाव से ज़्यादातर इंटरटेनमेंट, फेम, इन सब चीज़ों को देखते हैं क्योंकि अब मीडिया, इंटरनेट आ गया है, टीवी आ गया है, रेडियो सब है। उस समय पे ये सब चीज़ें नहीं था, तो ज़्यादातर पांचवें भाव से बच्चे को, प्रेमी को और ज्ञान को देखा जाता था, हर्ष उल्लास को देखा जाता था, मिनिस्ट्री मिलेगी नहीं, ये सब चीज़ों को देखा जाता था। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जा रही है। अगर एक मंगल बैठ जाए पांचवें भाव में कारकांशा लग्न से तो इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने वाला इंसान होगा। अगर बुध बैठ जाए तो अकेला रहना जिसको पसंद होगा, ऐसा इंसान होगा। अगर शनि बैठ जाए तो जो इंसान है
वो ना पार्टी पूपर होगा। मॉडर्न टर्म जो है पार्टी पूपर, वो इंसान होता है जब कहीं अच्छा माहौल बना हुआ है बहुत सारे लोगों का, अब वो इंसान आके अपने खराब जोक के साथ या खराब बात के साथ माहौल खराब कर देता है ना, उस टाइप का इंसान होगा। उसी प्रकार से अगर सूर्य बैठ जाए तो इंसान एक गायक हो सकता है या वादक हो सकता है, गायक नहीं कि वादक हो सकता है, यानी कि वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता हो। उसी प्रकार से अगर चंद्र बैठ जाए तो इंसान संख्य का एक फॉलोअर होगा। फॉलोअर वो एक जैसे कि बुद्धिज्म के फॉलोअर होते हैं ना, और फॉलोअर के लिए एग्जैक्ट हिंदी शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा है। अगर केतु बैठ जाए तो इंसान ज्योतिष होगा। उसी प्रकार से अगर करकांशा लग्न से 10th में लग्न से 10th में कोई बेनिफिक भी बैठ जाए तो इंसान का बहुत नाम होता है अपने वर्क प्लेस में। वर्क प्लेस के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, इंसान स्ट्रांग और इंटेलिजेंट होता है। लेकिन अगर कोई मेलेफिक बैठ जाए तो उसको उसके प्रोफेशन में दिक्कत फेस करना पड़ता है, और उसके जो पैटर्नल फैमिली होता है, पैटर्नल फैमिली मतलब पिता से जो जुड़े उसका परिवार होता है, उसमें उसको दुख झेलने को मिलता है। या हो सकता है कि पिता से जुड़े परिवार का सुख उसको ना मिले, दादा का सुख, दादी का सुख ना मिले। उसी प्रकार से अगर बुध और जो शुक्र हैं वो अगर बैठ जाते हैं करकांशा लग्न से 10वें में तो इंसान को बिजनेस में बहुत फायदा होता है। और सूर्य अगर और चंद्र मिल जाते हैं तो इंसान खुद राजा बनता है, उसको किंगडम मिलता है खुद का। आज के समय में राजा तो बनेगा नहीं, और राजा से मतलब सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी ना भी मिले, इंडिपेंडेंस मिल जाता है इंसान को, चिंता कम हो जाता है इंसान का राजा बनने से, ये मतलब मॉडर्न टर्म्स में। 6वें 8वें और 12वें भावों के बारे में बताया गया है करकांशा लग्न से 6वें 8वें और 12वें भाव के बारे में। और इसमें पॉइंट ये बताया गया कि अगर कोई बेनिफिक बैठ जाता है 6वें भाव में तो इंसान जो है ना आलसी हो जाता है, हो सकता है आलसी हो जाता है। ये उसी तरीके से रीड किया जाएगा जिस तरीके से करकांशा लग्न से जो तीसरे के लिए रीड किया गया था ना, कि तीसरे में अगर मेलेफिक बैठ जाए तो इंसान बहादुर बनता है, थोड़ा फिजिकली पावरफुल बनता है। जबकि अगर बेनिफिक बैठ जाए तो थोड़ा झिझकने वाला, थोड़ा डरने वाला, या जेंटल, डरता ना भी हो लेकिन गुस्सा भी ना करता हो, एग्रेसिव ना हो, इस टाइप का आदमी, उस टाइप का ही आप 6वें भाव के लिए भी मान सकते हो। 6वें में जबकि अगर कोई मेलेफिक बैठ जाए तो आदमी थोड़ा ना आलसी नहीं होता, आदमी थोड़ा हार्ड लेबर करने वाला बन जाता है। उसी प्रकार से अगर 8वें भाव में कोई बेनिफिक बैठ जाए तो इंसान बहुत लंबा जिएगा। जबकि अगर मेलेफिक बैठ जाए तो इंसान की आयु कम हो जाती है। अब ये करकांशा लग्न से 8वें की बात हो रही है, ये लग्न भाव से 8वें की बात नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से अगर 12वां भाव है, 12वें भाव में अगर बेनिफिक बैठ जाए तो इंसान को जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि आध्यात्म है, ईश्वर है, मोक्ष है, उस मामले में इंसान को बहुत फायदा होगा। जबकि अगर केतु बैठ जाए और केतु पे कोई बेनिफिक दृष्टि मिल जाए तो इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जबकि केतु बैठ जाए और केतु जो है 12th में बैठा हो करकांशा लग्न से, और उस 12th में केतु के साथ मेष या धनु राशि हो और बेनिफिक भी हो तो उसको मोक्ष मिल जाता है सीधा। लेकिन अगर सूर्य और केतु साथ में बैठे 12वें भाव में तो जो इंसान है वो भगवान शिव की पूजा करता है, ये बताया गया है। ये सब करकांशा लग्न से हिसाब लगाना है, नवमांश के लग्न से नहीं। नवमांश चार्ट में करकांशा लग्न से, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद 2 योगों के बारे में बताया गया, एक राजयोग, एक केमद्रुम योग। ओवरऑल यही है जो बताया गया है कि बेनिफिक्स जब होते हैं करकांशा लग्न में, यानी कि खासकर बेनिफिक का एस्पेक्ट जो है ज़्यादा मैटर करता है, बेनिफिक की प्रेजेंस से ज़्यादा उसका एस्पेक्ट जो मैटर करता है, तो उसमें राजयोग बनता है। जबकि मेलेफिक प्रेजेंट हो, मेलेफिक का दृष्टि हो तो मेलेफिक रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो ये समझ लीजिए आपका करकांशा लग्न हो गया, अरूढ़ लग्न हो गया, 2nd हाउस और 8th हाउस हो गया करकांशा लग्न से। वहाँ अगर चंद्र की दृष्टि नहीं है या किसी बेनिफिक की दृष्टि नहीं है और मेलेफिक्स वहाँ बैठे हुए हैं, तो जब जब दशा आएगी उन ग्रहों की जो करकांशा लग्न में बैठे हुए हैं या करकांशा लग्न को एक्टिवेट करते हैं, तब तो आपको बहुत पीड़ा मिलने वाली है।
और उसी प्रकार से अगर इसी उसका उल्टा हो, यानी कि जो मैं बताया उसका उसी का डिटेल्ड वर्जन है। अगर करकांशा में लग्न की दृष्टि मिलती हो या उससे पंचम नवम में बेनिफिक्स बैठे हों तो इंसान को राजा बनाते हैं। अब मैं ये भी समझा डाला हूँ कि आज के समय में राजा बनने से क्या मतलब होता है। नीचे में 2 और सूत्र बताए गए हैं जो लिखा भी हुआ है मैंने अपने पीपीटी में, कि अगर करकांशा लग्न के त्रिकोण में 2 मैलेफिक बैठ जाएं तो उस इंसान को मंत्र और तंत्र का नॉलेज हो जाता है, और उन पे अगर बेनिफिक्स की दृष्टि पड़ जाए तो इंसान उस मंत्र और तंत्र के नॉलेज को अच्छे काम के लिए यूज करता है, और ना पड़े तो बुरे काम के लिए। उसी प्रकार से अगर केतु करकांशा लगने से दूसरे और तीसरे में बैठ जाए तो इंसान के बोलने में दिक्कत रहता है, इंसान हकलाता है या फिर बोल नहीं पाता है क्लियरली, ये बताया गया है। अंत में आपको यही बता रहे हैं इस ऋषि इस श्लोकों में करकांशा के बारे में, कि करकांशा के जरिए आप अपने आत्मा का जो मेन गोल है, आपकी आत्मा के लिए जो लिखा हुआ है वो सब पढ़ सकते हैं। ऋषि ने तो सिर्फ कुछ पॉइंट लिखा क्योंकि हजारों साल पहले लिखा, ज्योतिष की सबसे पहली पुस्तकों में से एक है बृहत्पराशर होरा शास्त्र, और इन हजारों सालों में ज्योतिष और बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से और भी ज़्यादा पॉइंट खुद नोटिस कर सकते हैं करकांशा लग्न को पॉइंट आउट करके, कि कंपेयर करके बहुत सारे चार्ट्स को, और बहुत सारे पुस्तकों में आपको करकांशा लग्न के बारे में और सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप अपने आत्मा के बारे में जानेंगे कि अब मेरा आत्मा का लक्ष्य क्या है, मेरा आत्मा चाहता क्या है। बहुत उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।